नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक सुपर टेट और दूसरी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक है जो मापन, मूल्यांकन एवं सांख्यिकी। इसकी चर्चा हम करेंगे। मापन, मूल्यांकन और सांख्यिकी। मेजरमेंट, एवल्यूएशन एंड स्टैटिक्स जो हमारा टॉपिक है। मापन किसे कहते हैं, सबसे पहले हम इस पर चर्चा करते हैं। व्हाट इज़ मेजरमेंट, मापन किसे कहते हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए, सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। तो ये क्या है मापन कि सामान्य रूप से अगर हम मापन की बात करते हैं तो सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए भार को, मनुष्य के भार को किलोग्राम में, कपड़े की लंबाई को मीटर में, दूध और तेल के उसको आयतन में हम प्रकट करते हैं, लीटर में, यानी कि आयतन को, दूध और तेल या इसके आयतन को हम लीटर में प्रकट करते हैं। तो ये मापन कहलाता है। ये इसका अर्थ होता है, सामान्य सा अर्थ कि सामान्यतः किसी वस्तु के भार, लंबाई और आयतन को निश्चित इकाई अंकों में मापने और प्रकट करने की क्रिया को मापन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य की लंबाई और मनुष्य के भार को किलोग्राम में, कपड़े की लंबाई को मीटर में, दूध और तेल के आयतन को लीटर में मापा जा सकता है। सामान्य रूप से इसे ही मापन कहते हैं। लेकिन वास्तव में मापन का क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक होता है। वास्तव में मापन का क्षेत्र इससे कहीं अधिक व्यापक होता है। इसके क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसके क्षेत्र में किसी भी प्राणी, वस्तु अथवा क्रिया के किसी भी विशेषता, इसके क्षेत्र में किसी भी प्राणी, वस्तु अथवा क्रिया के किसी भी विशेषता यानी कि गुण को शब्दों, चिन्हों अथवा इकाई अंकों में प्रकट करना ही मापन है। ये इसका व्यापक अर्थ हो जाता है कि किसी भी इसके क्षेत्र में किसी भी प्राणी अथवा वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को, किसी गुणों को या विशेषताओं को शब्दों में, चिन्हों में और प्रतीक चिन्हों तथा इकाई अंकों में प्रकट करने की क्रिया को प्रकट करना ही मापन कहलाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप कह सकते हो, हाई स्कूल की मार्कशीट ले लो, कहीं पे H लिखा है, कहीं पे F लिखा है, कहीं पर D लिखा है। तो ये एक प्रतीक चिन्ह है। ये एक कह सकते हो इससे प्रदर्शित किया जाता है कि वो है क्या। ठीक। एक छोटे से बच्चे की कॉपी में गुड लिख गया, वेरी गुड लिख गया, तो ये क्या है? ये मापन के तरीके हैं, इससे मापन किया जाता है। ठीक। और ये इसकी व्याख्या जहाँ कर दी जाए उसी को मूल्यांकन कह देते हैं। ये मापन से जो प्राप्त हैं, जो शब्द हैं, चिन्ह हैं या इकाई अंक हैं,
उसकी जहाँ पर व्याख्या की जाती है वही मूल्यांकन होता है, और जहाँ उसके नापने के बाद प्रकट किया जाता है वही मापन होता है। अगर हम परिभाषाओं की बात करें कि इसकी परिभाषाएं क्या हैं, तो एक परिभाषा याद आती है ब्रैडफील्ड के अनुसार। ब्रैडफील्ड महोदय के अनुसार मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है। मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु, मतलब जिसका मापन किया जाना है, यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। यथा वस्तु अथवा गुणों को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है, ऐसा ब्रैडफील्ड महोदय कहते हैं। एक बार पुनः हम सुन लेते हैं कि मापन किसी वस्तु अथवा क्रिया के भिन्न भिन्न गुणों को चिन्ह विशेषों में प्रकट करने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यथा वस्तु अथवा क्रिया के यथा गुण को संक्षिप्त से संक्षिप्त रूप में प्रकट किया जाता है। इसको मापन कहते हैं। ये ब्रैडफील्ड महोदय की डिफिनेशन होती है मापन को लेकर। अगर इसको और हम थोड़ा विस्तार से चर्चा करना चाहें मापन क्या है, तो हम कह सकते हैं कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा व मापा जाता है तथा उसे मानक शब्दों, चिन्हों और इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है। ठीक, इसको मापन कह सकते हैं। फिर से सुनेंगे कि मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया की किसी विशेषता को निश्चित मानदंडों के आधार पर देखा, परखा और मापा जाता है और उसे मानक शब्दों, चिन्हों और निश्चित इकाई अंकों में प्रकट किया जाता है, उसे ही मापन कहते हैं। ये मापन का एक संक्षिप्त सा अर्थ की व्याख्या कर रहा है ये डिफिनेशन। फिर हम पढ़ते हैं तो मापन के तत्व अथवा अंग की चर्चा करते हैं। मापन के तत्व अथवा अंग, मापन के मुख्यतः 4 तत्व या अंग होते हैं। सबसे पहला वह वस्तु, प्राणी अथवा क्रिया जिसकी किसी विशेषता का मापन होना है। सबसे पहले नंबर पर वह व्यक्ति होना चाहिए, वह वस्तु होनी चाहिए अथवा वह क्रिया होनी चाहिए जिसके विशेषता के किसी गुण का मापन किया जाना है। जिसकी किसी विशेषता का मापन करना होता है, सबसे पहले उसका जो तत्व या अंग है ये होना चाहिए कि वो व्यक्ति होना चाहिए। अगर हम किसी व्यक्ति का मापन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति होना चाहिए जिसका मापन करना है, या किसी क्रिया का मापन करने जा रहे हैं तो वह क्रिया होनी चाहिए पहले नंबर पर जिसका हम मापन कर रहे हैं, या कोई प्राणी हो जिसका हम मापन कर रहे हैं तो वो प्राणी होनी चाहिए। तो कोई वस्तु हो, व्यक्ति हो या क्रिया हो या प्राणी हो, सबसे पहली आवश्यकता वही है, पहला तत्व वही है या अंग कि वो होना चाहिए जिसका मापन करना। दूसरे स्टेप पर दूसरा तत्व या अंग है कि वह विशेषता जिसका मापन होना है, भाई वो विशेषता भी होनी चाहिए। अब व्यक्ति हो गया, जैसे हम हैं, हमारा मापन होना है तो सबसे पहला तत्व या अंग क्या है, हमारा होना। फिर दूसरे स्टेप पर कि हमारी किस विशेषता का मापन किया जाना है, वह विशेषता जिसका मापन होना है। किसी भी चीज़ का, किसी भी व्यक्ति का अगर मापन कर रहे हो तो हमारे किस विशेषता का मापन कर रहे हो, हमारी बुद्धि का, हमारी सृजनात्मकता का, या हमारे सामाजिक व्यवहार का, हमारे संवेगात्मक व्यवहार का,
या हमारे भाषागत व्यवहार का। तो दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए, दूसरा तत्व या अंग ये है कि वह विशेषता जिसका मापन होना है, बुद्धि का मापन होना है या व्यक्तित्व का मापन होना है या सृजनात्मकता का मापन होना है। तो दूसरे स्टेप पर ये बताता है कि उस विशेषता को हमको डिसाइड करना है जिसका मापन होना है। फिर तीसरा तत्व या अंग है कि मापन के उपकरण और मापन की विधियाँ। तीसरे स्टेप पर हमारे पास क्या होना चाहिए कि जिस उपकरण के माध्यम से हम मापन करना चाहते हैं या जिन विधियों के माध्यम से हम मापन करना चाहते हैं, उन उपकरणों और उन विधियों का चयन हमको करना है। वो उपकरण या वो विधियाँ होनी चाहिए। जैसे बुद्धि का मापन हमको करना है, तो बुद्धि के मापन के लिए किन विधियों का और किन उपकरणों का चयन करेंगे, ये हमारे पास होना चाहिए। जैसे किसी के भार का मापन करना है, सबसे पहले हम हैं, फिर हमारा किस गुण का मापन करना है कि हमारे भार का मापन करना है। तो वो विशेषता जिसका मापन होना है, इसमें भार आ गया हमारा। फिर तीसरे स्टेप पर मापन के उपकरण या मापन की विधियाँ। तो हमारे भार को किससे मापा जाएगा, उसके लिए एक उपकरण होनी चाहिए या किस विधि से मापा जाएगा। फिर चौथे स्टेप पर चौथा तत्व या अंग क्या है कि मापन करता, यानी कि जो मापन करने वाला है, जो वस्तु व्यक्ति या क्रिया के गुणों का मापन करने वाला है, उसका होना। तो ये चार तत्व, मापन के चार तत्व या अंग होते हैं। सबसे पहले जिसका मापन होना है, चाहे वो कोई वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे क्रिया हो, चाहे प्राणी हो, कोई भी हो, पहला अंग या तत्व ये है। दूसरा उसके उस गुण का होना जिस गुण का मापन होना है, ये दूसरे स्टेप पर। तीसरा किस विधि से मापन होगा या मापन के लिए किन उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, ये तीसरा होगा। और चौथा मापन करता, जो हमारा मापन करने वाला है, वो मापन करता का होना आवश्यक है। तो ये चार तत्व या अंग मापन के होते हैं। ठीक, अब हम अगले स्टेप पर जब चर्चा करते हैं तो हम बात करते हैं कि मापन के चर। मापन के चर, मापन के चर क्या होते हैं? मापन के चरों की अगर बात की जाए तो मापन के चर और उसके प्रकार। मापन के चर और उसके प्रकार अंग्रेजी में कहते हैं मेजरिंग वेरिएबल्स एंड देयर टाइप्स। मापन के चर को अंग्रेजी में वेरिएबल्स कहते हैं। तो मापन के चर और उसके प्रकार, मापन के चर कितने होते हैं और उसके प्रकार कितने होते हैं? मापन के चर क्या हैं? सबसे पहले ये जान लो कि मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य, मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य वस्तुओं, प्राणियों अथवा क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिनमें किसी समूह, वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती। जिनमें किसी समूह के वस्तुएं, प्राणी अथवा क्रियाएं समान नहीं होती हैं, उन्हीं को चर कहते हैं। तो मापन के चर क्या हैं कि मापन की दृष्टि से चरों से तात्पर्य किसी वस्तु, प्राणी अथवा क्रियाओं के उन गुणों से होता है जिनका मापन करना होता है, उन गुणों से होता है जिनका मापन करना होता है। जैसे हम किसी की बुद्धि का मापन कर रहे हैं तो चर हो जाएगा। ठीक, मापन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। चर के प्रकार। अगर चर के प्रकार की बात करें, चर के प्रकार,
चर दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक चर और दूसरा मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। गुणात्मक चर जिसको क्वालिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं और मात्रात्मक चर जिसे क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहते हैं। तो ये चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। ठीक, चर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, गुणात्मक और मात्रात्मक। ये दो प्रकार के चर होते हैं। हम सबसे पहले चर्चा करते हैं गुणात्मक चर। गुणात्मक चर क्या है? गुणात्मक चर की अगर बात की जाए तो वस्तुओं अथवा प्राणियों के वे गुण, वस्तुओं अथवा प्राणियों के वे गुण या कुछ गुण, वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा और समझा जा सकता है। वस्तुओं अथवा प्राणियों के, ये गुणात्मक चर पर हम बात कर रहे हैं कि वस्तुओं अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा और समझा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्यों का रंग, जाति, धर्म, लिंग, रूप। तो ये क्या है? ये इनको केवल देखा और समझा जा सकता है। इनको एक किलोग्राम में, लीटर में, मीटर में, इस तरह से किसी तरह से इसको इकाई अंकों में प्रकट नहीं किया जा सकता है। इनको केवल देखा और समझा जा सकता है। इस पे क्या है कि वस्तुओं और प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा और समझा जा सकता है। जैसे मनुष्यों का धर्म, जाति, रंग, रूप और लिंग। ये क्या है? ये ऐसे गुण हैं जिनको केवल देखा और समझा जा सकता है। इन गुणों को गुणात्मक चर कहते हैं। व्यक्तियों के या प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिन्हें केवल देखा और समझा जा सकता है, उनको गुणात्मक चर कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमने बताया कि मनुष्यों का धर्म, जाति, रंग, रूप, लिंग, ये सब क्या है? ये सब गुणात्मक चर हैं। इसको देखा और समझा जा सकता है। तो इस तरह से कहीं होता है कि इसमें कौन सा धर्म दे दिया, धर्म कौन सा चर है? तो ये धर्म क्या है? धर्म, जात, रंग, रूप, लिंग, ये सब गुणात्मक चर कहलाते हैं। ठीक, छात्रों का कक्षा स्तर भी गुणात्मक चर में ही आता है। जैसे उदाहरण के लिए ये प्राथमिक वाले हैं, ये माध्यमिक वाले हैं, ये उच्च शिक्षा वाले हैं, तो उनका स्तर, कक्षा स्तर भी गुणात्मक चर के अंतर्गत आ जाता है। तो ये गुणात्मक चर हैं। एक बार पुनः हम संक्षिप्त रूप से सुनेंगे कि वस्तु अथवा प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको केवल देखा और समझा जा सकता है। जैसे मनुष्यों की जाति, धर्म, लिंग, रंग, रूप, इनको गुणात्मक चर कहा जाता है। गुणात्मक चर और छात्रों के कक्षा का स्तर भी गुणात्मक चर के अंतर्गत आता है। जैसे ये प्राथमिक वाले हैं, माध्यमिक वाले हैं, उच्च वाले हैं, इस तरह से। तो ये गुणात्मक चर हैं। दूसरे स्टेप पर मात्रात्मक चर की हम चर्चा करते हैं। मात्रात्मक चर यानी कि क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, मात्रात्मक चर। वस्तुओं और प्राणियों के कुछ गुण ऐसे भी होते हैं जिन्हें मात्रा या निश्चित इकाई अंकों में मापा जा सकता है। जिन्हें मात्रा या निश्चित इकाई अंकों में मापा जा सकता है। जैसे मनुष्यों की लंबाई, भार एवं बुद्धि लब्धि। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्यों की लंबाई, भार
एवं बुद्धि लब्धि, इसको मापा जा सकता है, इसकी मात्रा को मापा जा सकता है। लंबाई को, जैसे भार को किलोग्राम में, लंबाई को मीटर में, सेंटीमीटर में, और बुद्धि को 110, 115, 120, 125 इस तरह से एक उसका भी IQ निकाल कर लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये मात्रात्मक चर हैं। मात्रात्मक चर कौन से हैं? वस्तुओं और प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको मात्रा या इकाई, निश्चित इकाई अंकों में मापा जा सकता है। जैसे मनुष्यों की लंबाई, मनुष्यों का भार, बुद्धि लब्धि, इन गुणों को मात्रात्मक चर कहते हैं। छात्रों की किसी कक्षा विशेष में, किसी विषय विशेष में विशेष योग्यता भी मात्रात्मक चर में आती है। ठीक, ये मात्रात्मक चर होता है, क्योंकि इसे भी परीक्षण के द्वारा इकाई अंकों में प्रकट किया जा सकता है, मापा जा सकता है। तो ये मात्रात्मक चर हुआ। मात्रात्मक चर की बात की जाए तो अभी हम मात्रात्मक चर ही पढ़ रहे हैं। मात्रात्मक चर के प्रकार। मात्रात्मक चर के प्रकार की बात की जाए तो मात्रात्मक चर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं, सतत और असतत। मात्रात्मक चर दो प्रकार के होते हैं, सतत चर और असतत चर। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सतत चर। सतत चर कौन से होते हैं? सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किसी भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं। ठीक, इसको फिर से सुनेंगे कि सतत चरों की श्रेणी में वे मात्रात्मक चर आते हैं जो किसी भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए व्यक्ति की लंबाई ले लो। उदाहरण के लिए किसी भी व्यक्ति की लंबाई ले लो। अब व्यक्ति की लंबाई बात कर लो कि किसी भी व्यक्ति की लंबाई 160 सेंटीमीटर है। तो लंबाई 160 से 160.1, 160.2, 160.3, 160.4, 160.5, 6 इस तरह से एक सततता होती है इसमें। ये ना, ऐसा नहीं है कि 160 के बाद सीधे 161 आ जाएगा, 160 के बाद सीधे 161 आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। उसके बीच में भी 160 से 161 के बीच में भी अंक होते हैं। तो इसको कहते हैं सतत चर, बिना किसी खंड के। ठीक, ये सतत चर होते हैं। तो ये सतत चर का उदाहरण था। तो सतत चर कौन होते हैं कि वे मात्रात्मक चर इसमें आते हैं जो किसी भी दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों, दो लगातार, जैसे 160 है फिर 161, दो लगातार मात्रात्मक पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं। पूर्णांकों के बीच किसी भी मात्रात्मक मान के हो सकते हैं। अब 160 के बाद 160, 160.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसको 161 कहा जाएगा। ठीक, तो इसके बीच में भी है, तो इसको कहते हैं
सतच्चर। फिर दूसरा है असतच्चर। असतच्चर की जब हम चर्चा करते हैं, असतच्चर कौन से हैं? असतच्चर कौन से होते हैं? इसमें वह मात्रात्मक, असतच्चर के अंतर्गत वह मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव पूर्णांक में पाए जाते हैं। असतच्चर में वह मात्रात्मक चर आते हैं जो सदैव पूर्णांक में ही आते हैं। जैसे अभी हमने उदाहरण दिया था कि किसी कक्षा में छात्रों की संख्या 60 हो सकता है, 61 हो सकता है, 70 हो सकता है, 80 हो सकता है, 81 हो सकता है। तो क्या, और यहाँ तक कि लगातार में भी पूर्णांक में आएंगे। जैसे असतच्चर कौन से हैं? वह मात्रात्मक चर जो सदैव पूर्णांक में ही आते हैं। अब छात्रों की संख्या 60, किसी कक्षा में 60 है, 61 है, 70 है, 80 है, 81 है, ये पूर्णांक में छात्रों की संख्या। ऐसा नहीं है कि 60.1 छात्र हैं या 60.2 छात्र हैं, ऐसा नहीं होता है। 60 होंगे, फिर 61 होगा, 62 होगा, 63 होगा, इस तरह से हो सकते हैं। तो इसको कहते हैं असतच्चर। ये चर के प्रकार थे। तो चर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक चर और गुणात्मक चर और मात्रात्मक चर। मात्रात्मक चर, गुणात्मक चर वो होते हैं वस्तुओं के, व्यक्तियों के या प्राणियों के कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनको केवल देखा और समझा जा सकता है, इकाई अंकों में प्रकट नहीं किया जा सकता है। जैसे धर्म, जाति, लिंग, रंग, रूप, ये गुणात्मक चर के अंतर्गत आते हैं। और मात्रात्मक चर में जिनका मापन किया जा सकता है और इकाई अंकों, प्रतीकों और चिन्हों में प्रकट किया जा सकता है, वो मात्रात्मक चर होते हैं। मात्रात्मक चर 2 प्रकार के होते हैं, सतच्चर और असतच्चर। सतच्चर वो होते हैं जिनमें किन्हीं भी 2 पूर्णांकों के बीच भी मात्रात्मक मान हो सकते हैं। ठीक, जैसे 60 के बाद 61 हो, लेकिन 60 से और 61 के बीच में भी 60.1, 60.2, 60.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 61 आएगा। तो ये सतच्चर हैं। असतच्चर, जैसे मनुष्यों की लंबाई मापी जा सकती है, तो उसमें ये असतच्चर में और सतच्चर में आ जाएगा। असतच्चर, भाई अगर किसी का 60 है और किसी का 61 है, तो 60 के बाद 61 पहुंचने में 60.50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम, इस तरह से हो सकता है। असतच्चर जो सदैव पूर्णांक में आते हैं, ठीक, उनको असतच्चर कहते हैं। जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या और मार्कशीट में पाए गए अंक, ठीक, ऐसा मार्कशीट में नहीं कि हिंदी में 70 मिल गया, 60 मिल गया, 50 मिल गया, इसलिए नहीं कि 70.1 हिंदी में मिल गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक, ये असतच्चर है। तो इस तरह से हमने मापन का अर्थ, मापन की परिभाषा, मापन के तत्व या अंग और मापन के चर और प्रकार के बारे में चर्चा की। आगे की वीडियो में इससे हम आगे की चर्चा करेंगे। ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।